चैप्टर 10 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट। एग्जाम में एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है, इससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट बेसिकली ये एक एक्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को गवर्न करने के लिए नेपाल में आया। इंडिया में एक्ट है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 में आया था। 2008 में बहुत अमेंडमेंट हुए और ये ऑलमोस्ट सेम है उस एक्ट का, ऑलमोस्ट कॉपी मिलेगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट 2063। बेसिकली इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि क्योंकि हम लोग सब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन सारा काम हो रहा है, सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो देयर हैज टू बी सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस टू रेगुलेट सच एक्टिविटीज। पनिशमेंट की बात करें उसमें, अगर कुछ गलत कोई करता है तो, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड भी कंप्यूटर में नहीं होते थे। उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स, ये सब हाल में 10, 15, 20 साल में आए हुए कंसेप्ट्स है। तो जो पहले लॉस थे, कानून था, वो ये सब को इंक्लूड नहीं करता था। लेकिन मान लीजिए आज आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि कोई फ्रॉड हो गया, आपको ऑनलाइन कोई ठग लिया, आपका पेमेंट निकल गया, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया। अब आप अगर कन्वेंशनल जो पुराने लॉज एंड रेगुलेशंस थे उसमें अगर आप जाके कंप्लेन लिखाते हो तो उसमें तो वो सेक्शन ही नहीं अवेलेबल है कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कर ले तो कोई क्या करेगा। हाँ, पैसा के साथ फ्रॉड हो उसका सेक्शन है, बट स्पेसिफिकली क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं है, ई कॉमर्स के लिए नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए नहीं है। तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए, इन सबको कानून के दायरे के अंदर लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट 2063 नेपाल में आया। अब पूरी तरह से इंप्लीमेंटेड अभी भी नहीं है ये वाला एक्ट। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, जैसे एपेलेट ट्रिब्यूनल, टेक्नोलॉजी ट्रिब्यूनल, डिजिटल सिग्नेचर आज भी नेपाल में इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। आज भी आप आईडी पासवर्ड ही यूज करके अपने रिटर्न वगैरह को लगाते हैं, जो मैंने बाकी स्टूडेंट से, सीए लोग से बात की थी। डिजिटल सिग्नेचर्स अभी भी यूज नहीं कर रहे हैं, बट धीरे धीरे आ जाएगा। तो बेसिकली चैप्टर को अगर मैं समराइज करूं तो चैप्टर को समराइज करके इतने पार्ट्स में चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत बड़ा चैप्टर, एकदम छोटा चैप्टर भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए चैप्टर। और ओवरऑल चैप्टर की समरी ये है सामने। चैप्टर क्या क्या कवर करेगा? चैप्टर बेसिकली कवर करेगा ये सारे पॉइंट्स, जहां पर हम पढ़ेंगे कि ये लॉ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स आप ऑनलाइन मेंटेन करते हैं, और सिग्नेचर के बारे में क्या बात कर रहा है। तो पहला है प्रोविजन रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। तो पार्ट में है चैप्टर, मेरी बुक में आप देखोगे मैंने हेडिंग देके अलग से अलग अलग प्रोविजन को डिस्कस किया है। एक प्रोविजन फिर दूसरा प्रोविजन आएगा, अलग पेज से ही शुरू होगा, तो आपको बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा कि ये प्रोविजन हमें पढ़ने हैं। दूसरा जो पढ़ना है हमें, प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्पैच, रिसीट्स एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स। तीसरा पढ़ना है प्रोविजन रिलेटिंग टू कंट्रोलर एंड सर्टिफाइंग अथॉरिटी, एग्जाम में आ चुका है। प्रोविजन रिलेटिंग टू गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और गवर्नमेंट क्या, सरकार क्या कैसे यूज कर रही है इस कानून को, सिग्नेचर्स को। प्रोविजन रिलेटिंग टू नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, तो ये जो है प्रोविजन रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड गवर्नमेंट यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स। तो गवर्नमेंट कैसे इस्तेमाल कर रही है इस लॉ को, सिग्नेचर वगैरह को। प्रोविजन रिलेटिंग टू नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी मैं इंपॉर्टेंट ही बोलूंगा। प्रोविजन रिलेटिंग टू फ्रॉड और ऑफेंस, सबसे ज्यादा चांसेस अगर मेरे को लगता है कोई क्वेश्चन आना चाहिए तो फ्रॉड और ऑफेंस से आना चाहिए। यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि ये करने से फ्रॉड माना जाएगा, ये ऑफेंस है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट में। जैसे कि चोरी कर लेना, डेटा को कॉपी कर लेना, किसी के सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाना, एक्सप्लिसिट कंटेंट ऑनलाइन डाल देना, किसी को भेज देना। तो ये वाला पार्ट जो है ये खासा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा एग्जाम के लिए। अगर कोई पूछा जाना चाहिए तो सबसे ज्यादा चांस फ्रॉड और ऑफेंस का होना चाहिए, बाकी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है।
2-3 इसमें से प्रोविजंस हैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछे गए हैं, बहुत सारे हैं जो बहुत कम पूछे गए हैं। उसके बाद 2 और प्रोविजन है, प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइब्यूनल, कोर्ट की बात कर रहा है। ऑलरेडी कोर्ट्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, तो बाकी केसेस चल रहे होते हैं, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, तो इनकी सुनवाई को लेके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर जितने मुद्दे आते हैं उनकी सुनवाई को लेके अलग से कोर्ट की बात है। लॉ बोलता है कि अलग से ट्राइब्यूनल होगा और एक एपेलेट, और अगर आप हार जाते हैं वहां पे तो अपील करने के लिए जो एपेलेंट ट्राइब्यूनल्स होते हैं, एपेलेंट अथॉरिटीज होती है, उसके लिए भी अलग से कोर्ट बनाएंगे जहां पर इन मामलों की अपील की जा सके। तो ये सारा प्रोविजन बन के आपका पूरा चैप्टर हो जाता है। एक एक प्रोविजंस को लेके हमें पढ़ना है। खासा इंपॉर्टेंट मैंने बोला कंट्रोलर वाला, सीए मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी होता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा सारा पढ़ के जाना है, कुछ छोड़ के नहीं जाना है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। बट क्योंकि मेरे हिसाब से लॉ अभी फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है नेपाल में, तो जैसे एपेलेंट ट्राइब्यूनल, ट्रिब्यूनल, ये सब के ऊपर क्वेश्चंस कम आने चाहिए। फ्रॉड ऑफेंस के ऊपर क्वेश्चंस अभी तक सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। कंट्रोलर के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और पहला वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर भी आ सकते हैं। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर सबसे छोटा पार्ट यही है, एक ही आंसर बनता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो पढ़ना सारा है, जो हमें लगता है कि आ चुके हैं या जिनके ऊपर कुछ बेसिक है ना समझ बनती है, हमें आना चाहिए वो चीज, उसको ध्यान से पढ़ना है, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। मैं बार बार बोलता हूँ 100% सीए में पढ़ाई करके जानी चाहिए, उससे आप रिस्क कम हो जाता है आपका फेल वगैरह होने का। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग प्रोविजंस ऑन ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कंप्यूटर करेंगे। ये चैप्टर के एंड की तरफ है। प्रोविजंस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग जो मैंने अभी बताया था कि प्रोविजन रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर करेंगे, तो हम एक एक करके प्रोविजंस को कंप्लीट करते हैं। ये एग्जाम के लिए खासा इंपॉर्टेंट हो गया। ये प्रोविजंस बताएगा कि फ्रॉड क्या क्या चीजों करने से ऑफेंस माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा, और उन पर सजा क्या क्या होगी। अब जब बुक में मैंने देखा आपके मैट में, तो मैंने देखा कि जैसे आप नीचे देखेंगे पैराग्राफ के हिसाब से दिया गया है। ये एंड की तरफ है चैप्टर में, ऑलमोस्ट पेज 237 238 की तरफ हम जा रहे हैं, 237 पेज में है ये। तो मैंने देखा कि ये इस तरह से दिए गए हैं, देखिए नीचे ये रहे, ये जैसे फॉल्स स्टेटमेंट देंगे तो क्या होगा, फॉल्स सर्टिफिकेट इशू करेंगे, और नेपाल के बाहर कोई ऑफेंस हुआ तब क्या करेंगे, तो ये सब इस तरह से दिए गए हैं। अनऑथराइज एक्सेस, किसी का कंप्यूटर का मटेरियल डेटा को एक्सेस करेंगे अनऑथराइज तो क्या होगा, सजा नीचे दी गई है। तो ये मैंने देखा कि ये याद नहीं रहेगा आपको, तो मैंने एक चार्ट बनाई है आपके लिए यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए इसको। चार्ट के अंदर मैंने ऑफेंस जैसे कि पायरेट, डिस्ट्रॉय और ऑल्टर, अनऑथराइज एक्सेस, और साथ में जो पेनल्टी दी गई है लॉ के अंदर उसका भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है उसको। तो पढ़ते वक्त मेरे हिसाब से, रिवीजन वगैरह करते वक्त भी एक बार चार्ट को देख लेंगे कि ये होने से ये सजा है और ये होने से ये सजा है। इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आने की उम्मीद है, केस वगैरह नहीं बना सकते हैं इस चैप्टर से, नहीं बने हैं अभी तक, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो मेरे हिसाब से इससे आपको याद भी रहेगा, चार्ट देखेंगे काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा कि कंप्यूटर फ्रॉड करेंगे तो 2 साल की सजा है और 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है मैक्सिमम। तो ये इस चार्ट से पढ़ लेंगे इसको। मैं अभी जब करा रहा हूं तो मैं आपको डिटेल वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत नीचे पढ़ा दूंगा कि किस तरीके से वो याद रहे, लेकिन ओवरऑल एग्जाम के लिए एक बार चार्ट देख के जरूर जाएं, आपको सारे ऑफेंसेस और उस पर क्या पेनल्टी है वो याद हो जाएंगे। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैसे पूछे गए हैं इसके ऊपर, व्हाट इज साइबर क्राइम, outline the major computer related cyber crime related crime defined by Electronic Transaction Act, also mention the provision of punishment। तो वही पूछा गया है कि क्राइम क्या है, पनिशमेंट क्या है, जो मैंने चार्ट बना रखी है, क्राइम क्या है, पनिशमेंट क्या है। और एक और बार वापस पूछा गया एग्जाम में, डिस्क्राइब एनी 4 ऑफेंसिव एक्शंस, किसी 4 ऑफेंस को आप लिखिए बस, क्योंकि ऑफेंसेस बहुत सारे हैं एक्ट में, सारे ऑफेंसेस लिखने के लिए कभी क्वेश्चन आ नहीं सकता, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा वो। तो कोई 4 ऑफेंस, 5 ऑफेंस, 3 ऑफेंस ऐसे करके आपसे पूछेंगे रिलेटेड टू कंप्यूटर आईटी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट। तो क्वेश्चन क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर जो क्राइम है
ऑफेंस है उसके बारे में बताइए और उसमें क्या सजा होगी उसके बारे में बताइए। कोई 3 या 4 या 5 एग्जाम में पूछ सकता है। ऑफेंसेस बहुत सारे हैं, सारा एग्जाम में पूछना इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो इसका एग्जाम के हिसाब से आंसर क्या है? साइबर क्राइम तो पहले था, व्हाट इज, था ना ऊपर लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, व्हाट इज साइबर क्राइम। तो उसका आंसर है साइबर क्राइम इज द क्राइम कमिटेड बाय यूजिंग साइबर मीन्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। साइबर मीन्स मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। साइबर क्राइम इज ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम। साइबर क्राइम का मतलब होता है क्राइम करना बाय यूज ऑफ कंप्यूटर। बस सिंपल बात है, साइबर क्राइम क्राइम करना बाय यूज ऑफ कंप्यूटर। क्राइम पहले भी होते थे, पैसे पहले भी चोरी होते थे। आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल करके सिस्टम से पैसे उठा के ले जाएगा आपके अकाउंट से। क्राइम तो क्राइम ही है, पहले भी था आज भी है, बट आज के दिन में क्राइम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। All the illegal activities committed by using or with the application as computer technology come under the category of cyber crime। तो सारे क्राइम जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कमिट किए जाते हैं साइबर क्राइम। एग्जाम्पल क्या है? किसी का डैमेज टू कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम, किसी कंप्यूटर को सिस्टम को डैमेज कर देना। एक्ट टू गेन इलीगल एक्सेस टू द सिस्टम, किसी के बिना मर्जी आप उसके सिस्टम डेटा को एक्सेस करते हैं। यूज एज वेपन टू कमिट अदर क्राइम्स, इसी को औजार बना के कोई और क्राइम करना, खून वगैरह करवा देना, मेल से मैसेज भेजना, बम ब्लास्ट करवा देना। एक्ट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ साइबर लॉ, कोई भी साइबर लॉ के अगेंस्ट में। साइबर लॉ आपका अपने नेपाल का कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट 2063। उसके प्रोविजंस के अगेंस्ट में जाके आप कुछ करेंगे तो वो भी क्राइम माना जाएगा। और जो एक और क्वेश्चन था कि 4 ऑफेंस को बताइए पनिशमेंट के साथ, तो 4 ऑफेंस है तो उसको इस तरह से लिखा गया है। और मेरे हिसाब से तो ये चीज चार्ट वाइज भी लिख सकते थे आप, कि चार्ट बना दीजिए फट से एग्जाम में, चारों यहां लिख दीजिए और उसके पनिशमेंट यहाँ पर लिख दीजिए। पनिशमेंट कई बोलते हैं सर इतना कैसे याद रहेगा, आप देखोगे पनिशमेंट एक जैसे हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख में रहता है, और सजा आपको 1 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल तक की सजा होती है। कल ना कंफ्यूज हो जाए तो एक अमाउंट पैसा लिख देंगे और कोई उपाय नहीं है इसमें। यहाँ नंबर भी 1 2 3 4 ही होना चाहिए था भाई। पायरेट, डिस्ट्रॉय, ऑल्टर कंप्यूटर सोर्स कोड। कंप्यूटर सोर्स कोड क्या होता है? वो कोड होता है जिससे एक प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन बनता है। कई बार लॉ आपको बोलता है कि आप इसके सोर्स कोड को चेंज नहीं कर सकते। लॉ है, जैसे इनकम टैक्स का लॉ है कि आपको 6 साल की कंप्लीटेड बुक्स मेजर प्रिजर्व करके रखनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट जब चाहे आपसे 6 साल के कंप्लीटेड 6 साल के रिकॉर्ड्स और बुक्स आपसे मांग सकता है, ये लॉ है। वैसे ही जब कोई एप्लीकेशन बनता है तो कई बार लॉ होता है कि इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड आप चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो क्या होगा? 3 साल तक का जेल है, 2 लाख रुपए फाइन हो, अप टू है, अप टू मैक्सिमम होता है ये, अप टू मैक्सिमम 3 साल तक का जेल हो सकता है, अप टू मैक्सिमम 2 लाख रुपए जुर्माना, या फिर दोनों भी आप पर लग सकता है। डिपेंड करेगा जांच करके कि किस लेवल का आपने क्राइम किया है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आप ऐसा कुछ मटेरियल फैला रहे हैं सोशल मीडिया से, मेल से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से, जो कि प्रोहिबिटेड है, जिसको आपके देश का कानून, नेपाल का कानून प्रोहिबिट करके रखा हुआ है, आप नहीं कर सकते। मान लीजिए आप डिफेंस जो मिलिट्री है उनकी पोजीशन, उनका बेस कहाँ कहाँ है ना, उनकी मूवमेंट, इसकी डिटेल आप पब्लिक कर रहे हैं, भैया प्रोहिबिटेड इंफॉर्मेशन है ये, है ना। पोर्नोग्राफिक मटेरियल को आप पब्लिक कर रहे हैं, फेसबुक में डाल रहे हैं अपने, भैया प्रोहिबिटेड है नेपाल में, आपको सजा हो जाएगी। नॉट टू पब्लिश द प्रोहिबिटेड मटेरियल विच आर प्रोहिबिटेड बाय प्रिवेलिंग लॉज, द मटेरियल विच में क्रिएट जियोपार्डी इन सोशल हार्मनी, स्प्रेड हेट एंड जेलसी, मटेरियल्स विच में क्रिएट harassment to woman trafficking, harassment to woman, trafficking pornographic material। सजा ज्यादा है, 5 साल मैक्सिमम जेल जाना पड़ेगा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये दोनों भी लग सकता है। एक ये बात सच है कि हमारे देशों में, इंडिया और नेपाल में दोनों की बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ सजाएं ये सब चीजों में काफी कम होती है। आप ये नोट करेंगे कि सजा लिखते वक्त पता नहीं क्यों हाथ नहीं चलते हैं। 1 लाख रुपए जुर्माना, भैया 10 लाख कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है ना। जेल में 10 साल की जेल डाल दो। जब आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात यहाँ पर आ रही है
ये सब बातें आ रही है, तो सजा करो ना, 20 साल और 50 लाख रुपए डालो ना, करने वाला करने से पहले 10 बार सोचेगा, और जो किया है उसको वो सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज को ये मैसेज जाना चाहिए कि भैया जो करना चाहते हैं सावधान हो जाइए, करोगे तो ये भुगतो, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे आप, है कि नहीं, और इतना जुर्माना लगाएंगे जिंदगी भर चुकाते चुकाते मर जाओगे आप, है ना। पता नहीं क्यों हाथ नहीं चलते हैं, कहीं ना कहीं मेरे को ये इंडिया को लेके तो हमेशा से ये था कि सजा लिखते वक्त हाथ नहीं चलते हैं, पर देख लीजिए अब कॉपी किया हुआ है एक्ट, तो लॉ तो पूरा ही कॉपी किया हुआ है, ठीक है ना। हमने किसी और से कॉपी कर लिया, नेपाल ने इंडिया वाला कॉपी कर लिया, तो सजाएं वही है जो कम है, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, डर लगे, गलत करने वाले को डर लगना चाहिए, सजा इतनी होनी चाहिए। तीसरा है unauthorized access in computer material. If any person with the intention to have access in any program, information or data, any computer uses such a computer without authorization. मेरा कंप्यूटर आप मेरे मर्जी के बिना जाके सारा जांच कर लोगे, एक्सेस करके आ जाओगे, जुर्म है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट में फंस जाओगे आप, 3 साल तक का जेल होगा आपको मैक्सिमम, 2 लाख रुपए की सजा, और दोनों हो सकता है। डिस्प्ले एंड सबमिट फॉल्स लाइसेंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, लाइसेंस ये हम पढ़ेंगे इसको, लाइसेंस मतलब हो गया आपका एज ए सर्टिफाइंग ऑथोरिटी, जब आप सिग्नेचर को इशू करते हैं, अभी तो नेपाल में प्रैक्टिकल नहीं है, सिग्नेचर्स नहीं मिल रही है, अगर आ गई है तो आप देखोगे लाइसेंस होल्डर होंगे, फ्रेंचाइज होती है जो जो सिग्नेचर बना के यूजर को देगा, ये डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका अलग से पार्ट है पूरा कि कंट्रोलर क्या करेगा, सर्टिफाइंग ऑथोरिटी क्या करेगा, लाइसेंस क्या होता है। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं और आप झूठा लाइसेंस देते हैं, तो आपको सिर्फ डिस्प्ले करेंगे आप अपने लाइसेंस को, तो आपको 1 लाख रुपए की सजा है, डिस्प्ले और सबमिट करेंगे कहीं पर डॉक्यूमेंट्स में, फॉर्म में, आपको 2 साल की सजा, मैक्सिमम 1 लाख रुपए फाइन, और दोनों भी हो सकती है। तो एग्जाम में कोई 4 पूछा गया जैसे, तो कोई भी 4 लिख दीजिए, बहुत सारे ऑफेंस है। और एक और मैंने लिख दिया इसमें, नॉन सबमिशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्टेटमेंट्स, अगर आपसे सरकार डॉक्यूमेंट मांगती है, कंट्रोलर सर्टिफाइंग ऑथोरिटी से डॉक्यूमेंट मांगता है, 50,000 रुपए तक की फाइन है। और एक और आ गया, कंप्यूटर फ्रॉड करेंगे, तो जिसके साथ फ्रॉड किया आपने, जिसको नुकसान किया, उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, उसके साथ आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, 2 साल जेल जाना पड़ सकता है, या दोनों आप पर सजा हो सकती है, ठीक है ना। नंबर यहाँ पे गलत है, 7, 8, 9, ये 1, 2, 3, 4 होने चाहिए थे, एग्जाम में कोई 4 पूछे गए, यहाँ 6 लिख दिए गए हैं, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि एग्जाम में कैसे आप लिख सकते हैं इस आंसर को, और इस टाइप से आने चाहिए, क्योंकि मैंने बताया आपको फ्रॉड और ये सब बहुत ज्यादा है कंटेंट में, सारे तो आपसे कभी भी नहीं पूछ सकता कि एक्सप्लेन ऑल द फ्रॉड्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट, वो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, क्योंकि इतने ज्यादा है, कैसे लिखेंगे आप, 20 मार्क, 25 मार्क, 30 मार्क का क्वेश्चन, तो ये सिर्फ अकेला हो जाएगा। चार्ट पहले मैं पढ़ लेता हूं सिंप्लीफाई करने के लिए, समराइज फॉर्म में है कि क्या करने से कितनी सजा मिलेगी। पायरेट, पायरेट करने का मतलब आपको पता ही है, पायरेट होते हैं, समंदर में जाते हैं, लूट लेते हैं, है ना, छीन लेते हैं, स्टील कर लेते हैं। डिस्ट्रॉय या ऑल्टर कंप्यूटर सोर्स कोड, अगर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करोगे, सोर्स कोड मैंने बताया वो कोड होते हैं जिससे वो प्रोग्राम बनता है। लॉ आते हैं, लॉ होते हैं, अगर लॉ आपको बोलता है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता, लॉ होता है, लॉ अगर बोलता है कि ये सोर्स कोड आप चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते, करोगे तो 3 साल जेल जाएंगे, 2 लाख रुपया जुर्माना मैक्सिमम है, अगेन दोनों हो सकता है। अनऑथोराइज एक्सेस इन कंप्यूटर मटेरियल, ऊपर पढ़ के आए इसको हम लोग, 3 साल तक जेल जाएंगे, 2 लाख रुपए की सजा, या दोनों हो सकता है, ये भी मैक्सिमम, सब में मैक्सिमम है आपके, अप टू लिखा हुआ है, 3 लाख ही होगा जरूरी नहीं, अप टू 3 लाख, अप टू 2 लाख, डिपेंड करेगा आपने कितना, आपने किया क्या है, कितना सीवियर है आपका ऑफेंस। डैमेज टू कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम, मेरा लैपटॉप आपने तोड़ दिया, फेंक दिया, मेरे डेटा को डिलीट कर दिया, डैमेज कर दिया, 3 साल तक जेल जाना पड़ सकता है मैक्सिमम, 2 लाख तक जुर्माना, या दोनों। पब्लिकेशन ऑफ इलीगल मटीरियल्स, जो प्रोहिबिटेड है उसको आपने किया, 5 साल सजा, ये ऊपर भी था, 1 लाख रुपए मैक्सिमम फाइन। रिपीटेड, एक मान लीजिए 5 साल आपने सजा हुई, 1 लाख का जुर्माना हुआ, और आपने वापस से कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम आपको 1.5 गुना होगा, मतलब 5.5 साल जेल काट के आ गए, फिर से पकड़े गए, रिपीटेड ऑफेंस, 7.5 साल जेल जाना पड़ेगा, 1.5 गुना, और 1.5 लाख रुपए तक की फाइन हो सकती है आपके ऊपर, या फिर दोनों भी लग सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी टू डाइवर्ज, कॉन्फिडेंशियलिटी, आप जो इंफॉर्मेशन प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए उसको पब्लिक कर दिया आपने, 2 साल तक का जेल, 10,000 रुपए का फाइन, दोनों हो सकता है। टू इन्फॉर्म फॉल्स स्टेटमेंट्स, आपसे डेटा मांगा गया, आपने गलत डेटा दिया, ये सब बेसिकली सर्टिफाइंग ऑथोरिटी और कंट्रोलर को लेके है। कंट्रोलर ये पढ़ेंगे हम लोग अलग से, कंट्रोलर आपसे सर्टिफाइंग ऑथोरिटी है, मतलब आप लाइसेंस होल्डर हैं, डिजिटल सिग्नेचर इशू करते हैं, आपसे स्टेटमेंट मांगा सब्सक्राइबर का, यूजर्स का, आपने गलत दे दिया, 2 साल तक जेल, 1 लाख रुपए तक का फाइन, दोनों लग सकता है।
सबमिशन और डिस्प्ले ऑफ फॉल्स लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स। आपके पास सिग्नेचर है ही नहीं, आप बोल रहे हैं मेरे पास सिग्नेचर है, आपके पास लाइसेंस ही नहीं है सिग्नेचर को इशू करने का, आप बोल रहे हैं हमारे पास है। तो देखिए अलग अलग से बांटा गया है। वर्क एज सर्टिफाइंग ऑथोरिटी विदाउट लाइसेंस, आप सर्टिफाइंग ऑथोरिटी का लाइसेंस ही नहीं है डिजिटल सिग्नेचर इशू करने वाला, और आप पब्लिक को बोल रहे हैं हम इशू करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर रहे हैं काठमांडू में, तो लाइसेंस होल्डर होना पड़ेगा आपको जो इशू कर सकते हैं। पासपोर्ट तो पासपोर्ट ऑफिस से बनेगा ना, आप बोलते हैं हम सरकारी पासपोर्ट ऑफिस से छोटी सी ऑफिस खोली पासपोर्ट बना के दे रहे हैं, आप इलीगल है, हाँ 2 साल तक जेल जा सकते हैं, 1 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है। पब्लिशिंग फेक लाइसेंस, पहला वाला क्या बोल रहे हैं, लाइसेंस ही नहीं है और आप बोल रहे नहीं है। दूसरा, लाइसेंस नहीं है और फेक डिस्प्ले करके नकली छपा के डिस्प्ले कर रहे हैं, और फॉल्स स्टेटमेंट नकली गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज, तो आपको 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। तीसरा, पब्लिशेस सर्टिफिकेट नॉट इशूड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जिस सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इशू किया है उसका नहीं करके किसी और का कर रहे हैं, बेसिकली ये भी फॉल्स के अंदर ही आना चाहिए, तो सजा भी आप देख लेंगे। मतलब बेसिकली क्या है यहाँ पे, बिना लाइसेंस के आप काम कर रहे हैं तीनों में, नकली लाइसेंस, बिना लाइसेंस, 2 साल तक का जेल, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों लग सकता है। नॉन सबमिशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए आपने सबमिट नहीं किए, ये सब डॉक्यूमेंट्स अगेन कंट्रोलर मांगता है सर्टिफाइंग ऑथोरिटी से। ये होता क्या, अभी कंफ्यूज मत होइए, हम इसका पूरा एक अलग से पार्ट करेंगे डिटेल में समझाने के लिए, मैं समझाऊंगा आपको इसको। 50,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। फेल्स टू मेंटेन बुक्स, रजिस्टर, रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स, अगेन 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है। आपको बोला गया ये डॉक्यूमेंट मेंटेन करिए, आप नहीं करते हैं, 50,000 तक का जुर्माना। टू कमिट साइबर फ्रॉड, कोई फ्रॉड किया आपने, 2 साल तक का सजा, 10,000 रुपया जुर्माना या दोनों लग सकता है। अबेटमेंट टू कमिट कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, 6 महीने की सजा, 50,000 तक का फाइन या दोनों लग सकता है। पनिशमेंट टू द अकॉम्प्लिस, जो सहायता करता है किसी से करवाया, पनिशमेंट अप टू हाफ ऑफ विच द प्रिंसिपल इज लायबल, तो आपने किया नहीं लेकिन सहायता एज एन असिस्टेंट थे, कोई मर्डर करने के आप उसके साथ खड़े थे उसकी हेल्प करने के लिए, आपको जितना उसको मिलेगा उसका आधा सजा आपको मिलेगा। पनिशमेंट फॉर ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड नेपाल, याद रखिए ये जो एक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट, ये उन पर भी लगेगा जो नेपाल के बाहर है। क्यों लगेगा, ये ऐसा क्राइम है, ये ऐसा फ्रॉड है जो कि देश के अंदर होना जरूरी नहीं है। आज मान लो इंडिया में बैठ के कोई नेपाल के सिटीजन को फ्रॉड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली करना है, मेल से करना है, कंप्यूटर का इस्तेमाल से करना है, वो तो कहीं से भी दुनिया से कर सकता है। तो मान लो इंडिया में बैठ के कोई नेपाल के किसी सिटीजन को नुकसान पहुंचाएगा और केस रजिस्टर होगा, तो जो बंदा नेपाल के बाहर था वो भी इसके दायरे के अंदर आ जाएगा और उस पर भी ये लगेगा, एक्ट उस पर भी लगेगा, क्योंकि यहाँ नेशनल बाउंड्री जो होती है वो तो एप्लीकेबल कर ही नहीं सकते, नहीं तो फिर तो लोग तो बाउंड्री के बाहर आके करेंगे और आप कुछ कर ही नहीं सकेंगे उसके खिलाफ, तो केस उसके खिलाफ भी होगा, ये एक्ट उस पर भी लागू होगा। और लिखा हुआ बेसिकली लॉ में कि जांच वांच होगी उसके अकॉर्डिंगली ही पनिशमेंट मिलेगा। ऑफेंस सिंस कमिटेड बाय कॉर्पोरेट बॉडी, ये वाला पार्ट मैंने यहां नहीं लिखा, थोड़ा डिटेल है, तो ये अपने नीचे से पढ़ेंगे और थोड़ा इंपॉर्टेंट ही बोलूंगा मैं भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सी कॉर्पोरेट बॉडी जब कोई ऑफेंस करता है तो उसमें एक चीज का इशू आता है कि जेल कौन जाएगा, कंपनी तो जेल नहीं जा सकती, कंपनी पे तो जुर्माना लगा सकते हैं ना, कंपनी पे जुर्माना लगेगा, जेल तो नहीं जाएगी, जेल तो कोई इंसान ही जाएगा। तो बेसिकली इसलिए मैंने यहां नहीं डाला, वो थोड़ा लेंदी है, क्योंकि उसमें वही लिखा गया है कि जो भी बंदा वो इंचार्ज था, कंपनी सेक्रेटरी, सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर, ये लोग लेवल के लोग, जो इंचार्ज था, जिसके निगरानी में, जिसको पता था, जिसके लीडरशिप के अंडर ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, वो बिल्कुल लायबल माना जाएगा इस ऑफेंस के लिए, और जेल वेल होगी तो उसको होगी। तो कंपनी वाला कॉर्पोरेट बॉडी अगर कुछ करता है ऐसा ऑफेंस, तो हम उसको नीचे पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम, या मेरा मकसद था एक समराइज फॉर्म में जितने भी ऑफेंस है वो आपके आंख के सामने आ जाए, नहीं तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है पढ़ना बुक से। और लास्ट में एक और है, अदर पनिशमेंट एनी वायलेशन वेयर नो पेनल्टी मेंशन एज अबव। अब दुनिया में इतने तरीके के क्राइम होते हैं, इतने तरह तरीके के नए मेथड ढूंढ रखे हैं करने के क्राइम, कि हो सकता है कि हमारा लॉ उस चीज को जो नया हुआ उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हो, तो भैया सजा तो मिलनी चाहिए, इसलिए एक अलग से एक आइटम आ गया यहाँ पे, एक प्रोविजन आ गया कि अगर ऐसा कोई कुछ करता है जिसके बारे में
कोई प्रोविजन नहीं है हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट में, तो उसके लिए हम 6 महीने तक की सजा, 50,000 तक का जुर्माना या दोनों भी उस पर लगा सकते हैं। नीचे जो डिटेल में दिए उसमें से कुछ अपने पढ़ लेते हैं, आप देखोगे लिखा हुआ उतना ही है जितना अपना जरूरत है। जो चार्ट में अपने नीचे पढ़ेंगे तो उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे, और बाकी जो पेनल्टीज है वो पैराग्राफ के नीचे वाले पार्ट में आ जाएगी। तो ये जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इन डिटेल है, होपफुली ये पूरा क्लियर हो गया आपको। ये वाला प्रोविजन है ऑफेंस के ऊपर। ये पार्ट ये कवर करता है कि क्या क्या ऑफेंस या क्राइम माना जाएगा, और अगर वो ऑफेंस और क्राइम है तो उस पर सजा कितनी है। तो पैराग्राफ वाइज आपको दिया गया है। इनफैक्ट लॉ तो बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से, अपने कंटेंट में जो मैट में काफी कम दिया गया है। और मैंने ये भी देखा कि सेक्शन वगैरह भी नहीं दिया गया है आपके मैट में, जबकि ये क्योंकि ये एक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट, तो ये बिल्कुल सेक्शन वाइज है। एक एक सेक्शन जो है इसमें रहता है कि इस सेक्शन के अंदर ये ऑफेंस है। बट मैट में मैंने देखा, मैंने ढूंढ भी लिया, मेरे को कहीं सेक्शन वगैरह नहीं लिखा हुआ मिला। जो एग्जाम में आंसर भी सजेस्टेड आंसर से मैंने ये जो, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट में अभी पढ़ा है, ये वाला जो मैंने पढ़ा है अभी, ये मैंने आपके सजेस्टेड आंसर से ही लिया है, आई कैन के साइट से। अब मैंने यहाँ पर भी देखा है कि कोई सेक्शन वगैरह का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, तो मेरे हिसाब से जैसा है वैसा ही है, सजेस्टेड में है, तो अपने को जरूरत नहीं है दिमाग लगाने का कि किस सेक्शन में क्या फॉल कर रहा है। तो अपने इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। और डिटेल वाला पार्ट मैं आपको कुछ इसमें पढ़ के दिखाता हूँ, आप देखेंगे कि चार्ट वाले से आपको काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा वो। अब ये क्या था, टू पायरेट और डिस्ट्रॉय और ऑल्टर कंप्यूटर प्रोग्राम सोर्स कोड, हमने ऊपर पढ़ा इसको, और सजा भी इसकी लिखी हुई थी। व्हेन कंप्यूटर सोर्स कोड इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट, मैंने क्या बोला, सोर्स कोड कई बार लॉ बोलेगा आपको कि आप सोर्स कोड इसका ऑल्टर डिलीट चेंज नहीं कर सकते, तो आप नहीं करेंगे। एज इट इज पोजिशन फॉर द टाइम बिंग, टू बी केप्ट एज इट इज इन द पोजिशन फॉर द टाइम बिंग, बिंग द प्रिवेलिंग लॉ। इफ एनी पर्सन नोइंगली और विथ मलिशियस इंटेंशन, याद रखिए पेनल्टी ऑफेंस, एरर को कभी ऑफेंस या पेनल्टी प्रोविजन नहीं लगते हैं। जानबूझ के किया गया अपराध, गिल्टी माइंड होना पड़ेगा। एरर भी है, अब जो करता है नुकसान वो तो बोलेगा गलती से हो गया, बट वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, है ना। और ये डिसाइड हो गया कि यह जानबूझ के किया गया था, इंटेंशन मलिशियस था, गलत इंटेंशन था, तब जाके इस प्रोविजंस पे वो फॉल कर जाएगा। पायरेट्स, डिस्ट्रॉयज, ऑल्टर्स कंप्यूटर सोर्स कोड टू बी यूज फॉर एनी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, और कॉज अदर्स टू डू सो, किसी और को करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर पनिशमेंट विथ इंप्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 years, फाइन 200,000 मतलब 2 लाख रुपया, ये दोनों। तो यही बात को बस चार्ट में लिख दिया गया। बताइए ये यही चीज तो लिखा गया, चेंज क्या है। वो कंप्यूटर सोर्स कोड को ऑल्टर करेगा, पायरेट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, चेंज करेगा, तो उसको ये सजा होगी। तो ऊपर वाला चार्ट ही से ये वाला पूरा प्रोविजन किया जा सकता है। 5-10 मिनट लगेंगे, पूरा प्रोविजन आपका क्लियर हो जाएगा। अनऑथराइज एक्सेस इनकम, सारा नहीं पढ़ूंगा मैं, इसमें मैं आपको बता दिया किस हिसाब से लिखा हुआ है। आपका जो सही आंसर है आपका चार्ट से ही मिल जाएगा आपको। इफ एनी पर्सन, और या फिर पहला वाला क्वेश्चन जो 2 बार आ चुका है एग्जाम में कि साइबर क्राइम क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल दीजिए। 5-6 एग्जाम्पल मैंने दे रखे थे, आप उस हिसाब से भी एग्जाम में आराम से लिख के आइए। Excuse me, if any person with an intention to have access in any program, information or data of any computer, uses such a computer without authorization of the owner, तो किसी का कंप्यूटर या डेटा आप उसके मर्जी के बिना अनऑथराइज तरीके से यूज करते हैं, responsible for such a computer or even in the case of authorization performs any act, ऑथराइजेशन है आपको मेरा यूज करने का, लेकिन आपने इसमें ऐसा कुछ किया जो कि ऑथराइज नहीं था। आपने बोला सर मेरे को अर्जेंट एक मेल करना, मैं आपका लैपटॉप ले लूं, मोबाइल ले लीजिए, तो आप जीमेल यूज करेंगे, मान लीजिए आपका है तो जीमेल करेंगे। मैंने देखा आप कोई मेरी दूसरी ड्राइव में मेरा डेटा को कॉपी करने का कोशिश कर रहे थे, अलाउड था लेकिन वो चीज ऑथोराइज नहीं था, तभी इस ऑफेंस में फॉल करेंगे। performs any act with an intention to have an access in any program, information or data contrary to from such authorization, तो जो ऑथराइज करने दिया था मैं मेल करने, आपने उसके अगेंस्ट और कुछ किया, सच अ पर्सन को क्या होगा, 2 लाख रुपए, 3 साल की सजा, दोनों हो सकते हैं, कितना सीरियस ऑफेंस है उसके हिसाब से। ठीक है ना। तो यही चीज आप देखोगे चार्ट में कितना सिंपल तरीके से लिखा गया है। मैं कॉर्पोरेट वाला पार्ट इसमें पढ़ूंगा अभी।
ऑफेंसेस कमिटेड, चलिए पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, आउटसाइड नेपाल वाला, और फिर ऑफेंसेस कमिटेड बाय कॉर्पोरेट बॉडी, इसमें थोड़ा स्टार लगा दीजिएगा। मैं जब स्टार लगाने बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, बट मैं ये बोल रहा हूं कि इसके चांसेस एग्जाम में आने के ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर। आ सकता है कुछ भी आपके पेपर से, जहां हम इंपॉर्टेंट या स्टार लगवाते हैं उसको आप थोड़े से अच्छे से देख लीजिए, बाकी और ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पढ़ना सभी पड़ेगा। डोंट टेक चांसेस इन एग्जाम्स, सीए एग्जाम्स। फेल और पास जिंदगी है ना आपकी चेंज हो सकती है, थोड़ा सा लापरवाही नहीं करे तो। आउटसाइड नेपाल मैंने बोला क्योंकि ऑफेंस करना आसान है दूसरे कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने पर बैठ के, इसलिए इनको भी इस एक्ट के अंदर लाना पड़ेगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रिवेलिंग लॉज, सब लॉ को ओवरराइड कर दिया ये वाला प्रोविजन। इफ एनी पर्सन कमिट्स एनी एक्ट which constitutes an offense under this act and which involves the computer system or computer network system located in Nepal, नेपाल में कंप्यूटर है, डेटा है, सब कुछ नेपाल में है, जो कर रहा है वो बाहर है। इवन दो सच एन एक्ट इज कमिटेड वाइल रिसाइडिंग आउटसाइड नेपाल, अ केस में बी फाइल्ड अगेंस्ट सच पर्सन एंड शैल बी पनिश अकॉर्डिंगली। मैंने बताया ना, सजा इसकी स्पेसिफिक नहीं है, पता तो चले किया क्या है बाहर बैठ के, तब अकॉर्डिंगली पनिश करेंगे। कन्फिस्केशन का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना। एनी कंप्यूटर सिस्टम, फ्लॉपी, कंपैक्ट डिस्क, टेप ड्राइवर, सॉफ्टवेयर और एनी अदर एक्सेसरी डिवाइसेस यूज्ड टू कमिट एनी एक्ट डीम्ड टू बी एन ऑफेंस रिलेटिंग टू कंप्यूटर अंडर दिस एक्ट, उसको जब्त कर लिया जाएगा अगर ये शक है कि इसका इस्तेमाल करके ऑफेंस किया गया है। ऑफेंसेस कमिटेड बाय कॉर्पोरेट बॉडी, मैंने बोला बेसिकली यहां पर ये लिखा गया जाएगा कि अगर आप एक कंपनी कॉर्पोरेट बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी और कंपनी में क्या फर्क है? कंपनी इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी, जैसे आपका राष्ट्र बैंक कॉर्पोरेट बॉडी के अंदर आएगा, आपका व्हीकल मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट बॉडी के अंदर आएगा। मतलब कंपनी तो आएगी ही आएगी कॉर्पोरेट बॉडी के अंदर, बट इसके अलावा और जो संस्थान है जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गए, ये सब क्या है? ये कंपनी थोड़ी है, कंपनी नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट बॉडी के अंदर आएगी तो ये लॉ उन पर भी एप्लीकेबल हो जाता है। मेन लॉजिक क्या है? कॉर्पोरेट बॉडी के ऊपर अलग से एक स्पेसिफिक मेंशन करना ऑफेंस को, क्योंकि मैंने बताया कि इंसान जेल जाते हैं, कॉर्पोरेट बॉडी थोड़ी जेल जाएगी, तो इनको ऐसे ट्रीट करेंगे कि जो लोग इंचार्ज थे जब वो ऑफेंस हुआ और ये प्रूव नहीं करे, सी क्या है ना, जस्ट बिकॉज देयर इज एन एमडी और अ डायरेक्टर और अ सेक्रेटरी और अ मैनेजर इन अ कंपनी, उसको आप जेल में डाल देंगे कुछ ऑफेंस हुआ, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। अगर वो ये प्रूव करता है कि वो ऑफेंस जिसने किया उसको रोकने की ट्राई कर रहे थे, इनकी मर्जी से नहीं हुआ, इनका कोई हाथ नहीं है, इनकी जानकारी के बाहर है ये, तब तो बच भी जाएंगे। अदरवाइज आप लायबल हैं जेल जाने के लिए इस एक्ट के अंदर। इफ एनी एक्ट इज डन बाय अ कॉर्पोरेट बॉडी which deems an offense under this act, such an offense shall be deemed to have been committed by the person who was responsible as chief for the operations of the corporate body at the time of committing of such offense। जो चीफ है वही जिम्मेदार माना जाएगा, जो चीफ है वही जिम्मेदार माना जाएगा। आगे, प्रोवाइडेड दैट if the person who was responsible as a chief for the operation of such a corporate body proves that such an offense was committed without his or her knowledge। मैंने क्या बोला? जस्ट बिकॉज यू आर अ चीफ, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, आपको उठा के जेल में थोड़ी डाल देंगे। भैया आप बाहर घूमने गए हुए थे, आप आउटसाइड द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, उस बीच किसी और बंदे ने, आपके एम्प्लॉय ने ये फ्रॉड कर दिया जो आपका ही डिपार्टमेंट का आदमी है, तो आपको थोड़ी जेल में डाल सकते हैं। आप प्रूव करो कि मेरी जानकारी के बाहर है भैया, है ना, हमें पता ही नहीं है इसने क्या कर दिया, प्रूफ करें, वो जेल जाएगा, नहीं करेंगे आप भी फंस जाएंगे। तो आप क्या प्रूफ करना पड़ेगा? आपकी नॉलेज के बाहर हुआ, और दैट ही और सी एक्सरसाइज्ड ऑल रीजनेबल एफर्ट्स टू प्रिवेंट सच एन ऑफेंस, ही और सी शैल नॉट बी लायबल टू गिल्टी। आप ये बोलिए हमने सब कुछ किया इसको रोकने के लिए, फिर भी ये कर दिया, हम जिम्मेदार कैसे हैं? प्रूफ करना पड़ेगा, पुलिस तो आपको ले जाएगी उठा के, बाद में कोर्ट में आप प्रूफ करते हैं, आप बच जाते हैं। आगे देखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, अब ये दो बोलता है, एक को भूल जाइए। If it is proved that any offense under this act committed by a corporate body with the consent or in knowledge or by reason of negligence of director, डायरेक्टर ने नेग्लिजेंस किया तब जाके ये ऑफेंस हुआ, मैनेजर, सेक्रेटरी और any other responsible person of such corporate body, such an offense, मान लीजिए एम्प्लॉय ने ऑफेंस किया,
आपके डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है, आप चाहते तो ये रोक सकते थे, आपने ड्यू डिलीजेंस, ड्यू केयर नहीं किया, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, ये भाई साहब तो जेल जाएंगे ही। साथ में अगर आप डायरेक्टर हैं, आप मैनेजर थे इस एम्प्लॉय के, सीनियर थे एम्प्लॉय के, और आप रोक सकते थे और आपने नहीं किया, आप भी भाई साहब जेल चलिए। Such an offense shall be deemed to have been committed by such a corporate body and director, manager, secretary, any responsible person of such a corporate body, ये माना जाएगा आपने किया। अदर पनिशमेंट, ये हम पढ़ के आए हैं ऊपर वाला पार्ट में। अगर लॉ कोई स्पेसिफिक क्राइम के बारे में चर्चा नहीं करता है, क्योंकि दुनिया में आईटी को लेके इतने अलग अलग टाइप के फ्रॉड है, आप सोच भी नहीं सकते क्या नया आ जाएगा, तब हम पढ़ के आए हैं ऊपर। सजा ज्यादा नहीं है, 6 महीने की जेल रखी है जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना है। इफ एनी वायलेशन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स फ्रेम्ड हियर अंडर हैज बीन कमिटेड फॉर विच नो पेनल्टी हैज बीन सेपरेटली प्रोवाइडेड, सच अ वायलेटर शैल बी लायबल टू पनिशमेंट 50,000 रुपए, 6 मंथ्स दोनों। याद रखिएगा ये वाला पार्ट आप जब रिवाइज करेंगे एग्जाम से पहले भी, मैं बार बार बोल रहा हूं, चार्ट फॉलो कर लेना, आपको याद भी रहेगा, चांसेस ज्यादा है। और अगर चार्ट नहीं फॉलो करोगे तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। चार्ट के अंदर वही बात मैंने एकदम सिंप्लीफाई करके लिख दी है और सजा भी बता दी है, याद नहीं रहेगा ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट ऑफेंसेस और क्राइम को लेके है और एग्जाम में बिल्कुल आने लायक है। इस पार्ट से चांसेस ज्यादा है कि अगर पूछे तो इस पार्ट से आपको पूछ ले।